A very good morning, students. Today we are going to start lesson number 5 of history, and the name of lesson is 1857 India's first freedom struggle. 1857 में जो स्ट्रगल हुआ था उसको इंडिया की फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं. जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल की इंडिया के पीपल ने, इंडिया के लोगों ने, उसकी जो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कौन सी थी? 1857 में जो हुई. इसमें हम क्या कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? कॉजेज ऑफ अपराइजिंग, जो ये अपराइज हुआ उसके कॉजेज क्या थे, बिगनिंग कैसे हुई, स्प्रेड कैसे हुआ, सप्रेशन मीन्स उसको सप्रेस कैसे किया ब्रिटिशर्स ने, और वो फेल क्यों हुआ मीन्स फेलियर क्या था, रीज़न क्या रहे फेल होने के. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड इस्टेब्लिश्ड इट्स प्रेजेंस इन इंडिया इन 1612. आपको पता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो वो कब इस्टेब्लिश हुई, अपनी प्रेजेंस कब दी उसने इंडिया में? 1612 की बात है ये, 1612. इट स्टार्टेड विद द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री एरियाज. उसने अपना एडमिनिस्ट्रेशन फैक्ट्री एरिया से स्टार्ट किया, जो कि किस लिए इस्टेब्लिश हुई थी? सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज़ के से, मीन्स यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने आई थी, बिजनेस करने आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी. Its victory in the Battle of Plassey in 1757 marked the beginning of its firm foothold in Eastern India. जो उनकी जो विक्ट्री थी बैटल ऑफ प्लासी, हमने सेकेंड लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो 1757 में था, उससे उन्होंने स्टार्टिंग कर ली थी अपना जो फुट होल्ड है, मतलब अपने पैर यहाँ जमाने की ईस्टर्न इंडिया में. व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी डिफीटेड द मुगल एम्पर शाह आलम सेकंड. जब कंपनी ने, जो मुगल एम्पर थे शाह आलम सेकंड उस टाइम पे थे, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है हिस्ट्री का. इसके बाद इंग्लिश मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं वो यहाँ पे परमानेंटली आ गए थे इंडिया में. उनको जब डिफीट किया, इट्स होल्ड ऑन द रीजन्स ऑफ बिहार, बंगाल एंड ओडिशा वॉज कंसिडरेट. उन्होंने अपने अंदर बिहार, बंगाल एंड ओडिशा को अपने अंदर ले लिया. आफ्टर हिज डिफीट द एम्पर ग्रांटेड द कंपनी द राइट ऑफ कलेक्शन रेवेन्यू. उस डिफीट के बाद जो एम्पर था ना शाह आलम सेकंड, उसने क्या किया, जो राइट है दीवानी राइट उसको कंपनी को दे दिए. वो दीवानी राइट क्या है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. भी आप इन एरिया से जितना भी रेवेन्यू होगा वो आप कलेक्ट कर सकते हैं इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. और उस टाइम का बंगाल में कौन कौन आता था? बंगाल, प्रेजेंट डे बिहार और ओडिशा, वो तीनों के दीवानी राइट उनको दे दिए. नोन एज दीवानी टू द कंपनी, दीवानी उनको कंपनी को दे दी. The company soon expanded its territories around its bases in बॉम्बे. उन्होंने अपनी कंपनी की जो टेरिटरीज है कहाँ बनाई? बॉम्बे में, फिर मद्रास में लेटर. उसके बाद जो एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मीन्स इंग्लिश पीपल, और मैसूर के लोगों में जो वॉर हुआ 1766 और 1799, एंड द एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो इंग्लिश और मराठा के बीच में 1772 1818 तक जो वॉर हुए. लेट द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया. इन वॉर्स के बाद जो है कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल हो गया इंडिया पे. इन 1806 द Vellore mutiny was sparked by new uniform regulation that created resentment amongst both Hindus and Muslim सिपाहीज. सिपाहीज है ना, इसको हिंदी में सिपाही बोलेंगे. इनके बाद क्या है, जो नए नए जो रेगुलेशन हुए ना, रेगुलेशन उन्होंने बनाए, रूल्स बनाए ब्रिटिशर्स ने, उसमें क्या है, बहुत सारी रिसेंटमेंट कर दी. रिसेंटमेंट मतलब नाराजगी. नाराज हो गए कौन? हिंदू और मुस्लिम सिपाही. एट द टर्न ऑफ 19th century गवर्नर जनरल वेलेस्ली began what became 2 decades of accelerated expansion of company's territories. उसके बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए, उन्होंने कुछ ऐसे मतलब रूल्स स्टार्ट किए जिससे क्या 2 decades of acceleration expansion of company territories, मतलब कि उन्होंने एक्सक्लेरेट करने के लिए, मतलब उसको ऊपर उठाने के लिए, अपना जो रूल है उसको एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए अच्छे अच्छे नए नए रूल्स बनाए. द ब्रिटिश एक्शन मेड ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी डिस्पोंडेंट. डिस्पोंडेंट होता है मतलब निराश, विदाउट होप. उन जो एक्शन थे ना ब्रिटिशर्स के, उन्होंने क्या किया, सभी सेक्शन इंडियन सोसाइटी के जितने भी लोग थे सबको निराश कर दिया. द डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी एक्सप्रेस देयर इंडिग्नेशन थ्रू द प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट. उन्होंने अपनी नाराजगी बहुत से तरीकों में, जैसे प्रोटेस्ट करके और रिवोल्ट करके एक्सप्रेस की. The Indian rebellion was fed by resentment born of diverse perceptions, including invasive British-style social reforms, harsh land taxes, summary treatment of some rich landlords and princes, as well as the changes brought by the British rule.
जो इंडियन रिबेलियन था वो किससे स्टार्ट हुआ था, मतलब उसका जन्म देने वाला कौन था। अलग अलग परसेप्शंस थी लोगों की, वहम थे, मतलब कि इन जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसा कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्रिटिश स्टाइल सोशल रिफॉर्म। जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आकर सोशल रिफॉर्म करना स्टार्ट किया, मतलब हमारे जो क्या है, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारी सोशल एविल्स थी यहाँ पे, बहुत सारी बुराइयाँ थी हमारी सोसाइटी में, उनको उन्होंने रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। कुछ बुरी चीज़ें जो उन्होंने हमारी सोसाइटी से हटाई भी हैं, बट इंडियंस को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। उनके हार्श लैंड टैक्सेस थे, मतलब लैंड पे जो टैक्सेस थे उन्होंने बहुत हार्श रूल्स थे उनके, उनका जो ट्रीटमेंट था बहुत बेकार था। जैसे कि रिच लैंड ऑर्डर प्रिंसेस थे, उनसे तो अच्छा था, एज वेल एज चेंजेस। और जो चेंजेस हैं जो कि ब्रिटिश रूल लेकर आया, इन सब से क्या है, रेबेलियन की मतलब जो बर्थ हो गया, मीन्स जन्म दे दिया इन सब बातों ने रेबेलियन को। मैनी इंडियन रोज अगेंस्ट द ब्रिटिश, बहुत सारे इंडियन हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए, ब्रिटिश के खिलाफ। हाउ वेयर मैनी ऑल्सो फॉट फॉर द ब्रिटिश, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए फाइट भी की, फॉट मतलब लड़े वो उनके लिए। द मेजोरिटी रिमेन सीमिंगली कॉम्प्लिएंट टू ब्रिटिश रूल, और जो मेजोरिटी थी वो ज़्यादातर किसकी तरफ थी, ब्रिटिश रूल के तरफ थी। द बिगेस्ट चैलेंज टू ब्रिटिश अथॉरिटी केम इन 1857, सबसे जो बड़ा चैलेंज आया ना ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए, मीन 1764 बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसके बाद वो अच्छे से रूल कर रहे थे, 100 ईयर लमसम होने वाले थे। उसके बाद 1857 में उनके सामने बड़ा सा चैलेंज आया। द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 वॉज अ मेजर अपराइजिंग इन इंडिया इन 1857 अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सबसे बड़ा अपराइजिंग था, सबसे बड़ा विद्रोह था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। द रेबेलियन बिगेन ऑन 10 मई 1857 इन द फॉर्म ऑफ म्यूटनी ऑफ सिपाहीज ऑफ द कंपनीज आर्मी इन द गैरिसन टाउन मेरठ। और ये स्टार्ट कब होता है, 10 मई, 10 मई को स्टार्ट होता है 1857। और ये किस रूप में होता है, सिपाही का विद्रोह, मतलब सिपाही जो होते हैं ना आर्मी के जो ऑफिस सोल्जर्स लाइक, उनकी म्यूटनी, मतलब उनके विद्रोह के नाम से शुरू हुआ, जो कि कंपनी में थे। गैरिसन टाउन था वहाँ पे मेरठ, गैरिसन टाउन मतलब जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं मेरठ में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। इट देन इरप्टेड इनटू अदर म्यूटनीज, और ये अलग अदर म्यूटनीज और सिविलियन ऑफ रिवोल्ट आल्सो अकर्ड फर्दर नॉर्थ एंड ईस्ट, और आगे ये नॉर्थ और ईस्ट में फैलता गया। द रेबेलियन पोज्ड अ कंसिडरेबल थ्रेट टू ब्रिटिश पावर इन दीज रीजन, और इन रीजन में क्या हुआ, एक बड़ा सा थ्रेट बन के आया, बड़ा सा मतलब खतरा या धमकी बोल सकते हैं, वो बन के आया इंग्लिश पीपल के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। द रेबेलियन इज नोन बाय द मैनी नेम्स, और इस रेबेलियन को बहुत से नामों से जाना जाता है, इंक्लूडिंग द सिपाही म्यूटनी, मतलब सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, मतलब सिपाहियों का विद्रोह। इंडियन म्यूटनी, द ग्रेट रेबेलियन, रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। इंडियन इंसरेक्शन भी रेबेलियन होता है, इंडियन इंसरेक्शन एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे मेन नेम क्या है इसका, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के लिए जो वॉर हुआ उनका सबसे फर्स्ट वॉर कब हुआ, 1857 में। अब हमें फ्रीडम मिली कब थी, 1947। कितने ईयर्स हो गए आप इसको आइडिया लगा लीजिए, मतलब फ्रीडम के लिए स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो गया था, बट हमें फ्रीडम मिली 1947 में। अभी देख लीजिए कितने ईयर्स हो गए, 90 ईयर लमसम हो गया आई थिंक, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ अपराइजिंग। वट वर द कॉजेज, ऐसे क्या कोज रहे होंगे भी जो इंडियन लोग हैं वो इतने ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से। हालांकि उनके कुछ पॉलिसीज़ जैसे वो रिफॉर्म किया उन्होंने, सोशल रिफॉर्म्स, जो बुराइयाँ थी हमारी सोसाइटी की उनको हटाया भी। तो हम कोजेज देखते हैं भी क्या कोजेज रही। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स का रिजल्ट था ओवर टाइम, रेदर देन एनी सिंगल इवेंट। कोई ऐसा सिंगल इवेंट नहीं हुआ था भी आज कुछ हुआ और कल से वो उनके अगेंस्ट हो गए, नहीं, ऐसा टाइम बहुत लॉन्ग टाइम तक बहुत सारे फैक्टर हैं जो साथ साथ ऐड होते गए। सम इंडियंस वर अपसेट विद द डोक्राइन रूल ऑफ द कंपनी, कुछ लोग हैं जिसका जो बुरा डोक्राइन होता है, ड्रैकोनियन रूल होता है, बहुत बुरा वाला रूल, मतलब जो जनता की केयर नहीं करते वैसा वाला रूल, उनसे परेशान थे। विच हैड एम्बार्क्ड अ प्रोजेक्ट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, और उनका मेन पर्पस क्या था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, और वेस्टर्नाइज करना, सबको वेस्टर्नाइजेशन मतलब वेस्ट कल्चर की तरफ ले जाना। दैट विच इम्पोज्ड विदाउट एनी रिगार्ड फॉर हिस्टोरिकल subtleties in Indian society. Furthermore, legal changes introduced by the British were accompanied by prohibition of Indian religious customs, और कुछ थे
को साथ साथ में क्या था, उन्होंने इंडियन रिलीजियस कस्टम को भी उन पर रोक लगा दी थी। एंड वर सीन एज स्टेप्स टुवर्ड फोर्स्ड कन्वेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये स्टेप्स क्या बताते थे कि वो हमें क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो क्रिश्चियन है ना रिलीजन उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन रिलीजियस कस्टम पर उन्होंने प्रोहिबिशन कर दिया था, मतलब रोक लगा दी थी। द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 हैज़ डाइवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मिलिट्री एंड रिलीजियस एंड सोशल कॉज। ये इतने सारे कॉजेज हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल कॉजेज हैं, इकोनॉमिकल कॉजेज हैं, मिलिट्री कॉजेज भी उसके अलग से रहे हैं, रिलीजियस कॉजेज भी हैं और सोशल कॉजेज भी कारण क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सोशल इकोनॉमिकल causes. Many Indians felt that the company was levying heavy taxes from the locals. बहुत सारे इंडियंस को क्या लगता था, कंपनी क्या है जो हैवी टैक्सेस ले रही है लोकल लोगों से। दिस इंक्लूडेड एन इंक्रीज इन द टैक्सेशन ऑन लैंड, इससे क्या है टैक्सेशन बढ़ गया है लैंड पर। दिस सीम्स टू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ रिबेलियन, और इससे क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बन गया रिबेलियन को बढ़ावा देने के लिए। कीपिंग इन व्यू द स्पीड एट विच द conflagration ignited in many villages in northern India were farmers rushed to get back their unfairly grabbed title deeds। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया फार्मर्स के उनके अगेंस्ट होते गए, अपनी जो ग्रैब की हुई जो उनके टाइटल्स थे उनको वापस वो लेना चाहते थे। रिजम्पशन ऑफ टैक्स फ्री लैंड एंड confiscation of jagirs, the grant of right to locally control over land revenue and caused discontent among the jagirdars जमींदार्स। जो वो क्या चाहते थे, फार्मर्स क्या चाहते थे, रश टू गेट बैक देयर अनफेयरली, वो लेना चाहते थे, और जो टैक्स फ्री लैंड थी ना जागीर्स थे वो ना वापस लेना चाहते। कॉन्फिक्सेशन होता है मतलब कि जो उन्होंने हड़प ली थी, जो ब्रिटिशर्स ने हड़प ली वो उनसे वापस लेना चाहते थे। इससे क्या उनमें डिसकंटेंट हो गए, वो डिससेटिस्फाइड हो गए सारे जागीरदार्स और जमींदार्स। डलहौजी हैड ऑल्सो अपॉइंटेड द इनाम कमीशन विद पावर्स ऑफ कन्फिस्केट लैंड। उस डलहौजी ने क्या एक इनाम कमीशन अपॉइंट किया जो किसके साथ था, पावर्स ऑफ कॉन्फिक्स लैंड। कॉन्फिक्सेट लैंड कौन से हैं, जो उनसे हड़प किए हुए लोगों से जो उनके लैंड ले लिए गए थे, छीन लिए थे फोर्सफुली, वो लैंड्स है। Several years before सिपाही म्यूटनी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हैड अटैक्ड सेवरल जागीर्स इन वेस्टर्न बंगाल। कुछ साल पहले एक सिपाही म्यूटनी हुआ था, वहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे उस टाइम गवर्नर जनरल, उसने अटैक किया था बहुत सारी जागीर्स पे, वेस्टर्न बंगाल की जो जागीर्स थी। ही ऑल्सो रिज्यूम द प्रैक्टिस ऑफ टैक्स फ्री लैंड्स इन सम एरियाज। उसने जो टैक्स फ्री लैंड्स थे ना वो वाली जो रूल है वो वापस से चला दिया था। दीज चेंजेस कॉज वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट नॉट ओनली अमंग द landed aristocracy but also caused great distress to a larger section of the middle class people। और इससे क्या है, और वाइड से रिसेंटमेंट हो गया, रिसेंटमेंट मतलब नाराज हो गए, ना कि सिर्फ जो लैंड वाले ज़मींदार थे वो नहीं, बट ऑल्सो कोज उनमें भी डिससेटिस्फेक्शन आ गया, मिडिल क्लास जो लोग थे उनमें भी ये सब सुन के। लैंड्स वर कन्फिस्केटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, उनसे लैंडलॉर्ड से ज़मीन उनकी छीन ली गई। रिच पीपल लाइक मर्चेंट्स एंड मनी लैंडर्स वर देयरफॉर एबल टू स्पेकुलेट इन ब्रिटिश लैंड सेल्स एंड ड्राइव आउट द मोस्ट वनरेबल पीजेंट फार्मर। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू पे हाई रिवेन्यू एंड सफर ड्यू टू स्ट्रिक्ट पॉलिसी ऑफ कलेक्शन। पीजेंट्स क्या है वो फोर्सफुली उनको हाई रिवेन्यू पे करना पड़ता था, उनकी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी उनसे वो सफ़र कर रही थी। द ब्रिटिश forcibly took away all the raw material and Indian peasants were left with nothing। जो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो फार्मर होते थे ना इंडियन पीजेंट्स से, उनके जो रॉ मटेरियल वो क्रॉप जो कल्टिवेट करते थे अपने एरियाज़ में, उनसे फोर्सफुली वो सारा रॉ मटेरियल लेकर के इधर ब्रिटेन भेज देते थे, और वो उनके पास कुछ नहीं बचता था। इवन ड्यूरिंग द ड्रॉट ऑफ फेमाइन, कभी सूखा या बाढ़ वाली हालत हो जाती थी, सूखा वाली हालत हो जाती थी, ड्रॉट वाली, व्हेन देयर क्रॉप्स फेल, जब उनकी क्रॉप्स जो फेल हो जाती थी मतलब कल्टिवेट नहीं हो पाती थी, दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, तब भी उनसे टैक्स फोर्सफुली लिया जाता था। British cotton and silk goods imported into India paid on duty of 2%, whereas Indian cotton goods exported to Britain paid 10%, silk 20% and the woolen goods 30%। इट मीन्स कि जो ब्रिटिश से जो कॉटन और सिल्क आता था उसको अगर इम्पोर्ट करवाते थे ना इंडिया में तो उस पर ड्यूटी लगती थी सिर्फ 2%, और जबकि जो हम एक्सपोर्ट करते थे, मीन्स अगर यहाँ के फार्मर है, लोकल पीपल है जो रेडी करते थे, कॉटन है या कोई भी है, तो उस पर 10% सिल्क पे लगती थी, सिल्क पे 20% लगती थी,
एंड द वूलन 30%। मतलब इतनी हैवी ड्यूटीज़ लगती थी अगर हम अपना मटेरियल वहाँ भेजते हैं, और वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल 2% लगती थी। इससे क्या होता था, सारा जो मतलब जो मार्केट है, वो मार्केट में जो भी मटेरियल आता था वो कहाँ से आता था, ब्रिटेन से आता था। और क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से लेकर के जाते थे, और वहाँ पे फिर वो फाइन गुड बना करके एकदम रेडी बना करके चीज़ें यहाँ पे भेजते थे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।